सबसे पहले अगर बात करें अमाइन होता क्या है, तो हमारे पास तीन टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़े जाते हैं बेसिकली। नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर और नाइट्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल आरएक्स पे अटैक करता है, यानी दोनों रिएक्शन एसएन रिएक्शन है। अगर प्राइमरी अमाइन रिएक्शन बच्चों कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से, जहां पे कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है अल्काइल आइसोसाइनाइड में। किसमें कन्वर्ट करता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड में। एंड दिस हैज वेरी बैड स्मेल, बहुत बेकार सी स्मेल आती है, बेहोश हो जाओगे तुम तो। और जितने भी एसिड डेरिवेटिव उनको हाइड्रोलाइज करो तो वापस अमाइन वापस आ जाएगा। तो इस कंपाउंड की अलग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्राइमरी मिल जाएगा, यहाँ की कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेकेंडरी मिल जाएगा, और टर्शियरी वाले तो रिएक्शन ही तो एसिड मिल जाएगा। तो ऐसा कोई भी एसिड जिसमें अमाइन या बेस और एसिड दोनों टाइप की फंक्शनैलिटी हो, वो इंट्रा न्यूट्रलाइजेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बाहर से कुछ देना ही नहीं पड़ा। हो सकता है तुम्हें सारी रिएक्शन ना याद हो, लेकिन जैसे ये भी याद है, तो कम से कम इससे इतना पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं NH2 ग्रुप आने वाला है, एनिलीन ग्रुप आने वाला है, वो भी एसिड की तरफ से। तो ऑप्शन सी बचता है। इसका जो तुम नाइट्रस एसिड लगाओगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल। इसका जो तुम कार्बिलमाइन टेस्ट कराओगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, उसका रिडक्शन कराओगे तो ये मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग एनसीईआरटी सारांश सीरीज में लेके आए हैं ऑर्गेनिक का कहा जा सकता है कि एक तरह से आखिरी चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो भी चैप्टर बचते हैं वो अलग पैटर्न में चले जाते हैं। यहां से आपकी रिएक्शंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फॉर्चुनेटली, और ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किए तो अब शुरू कर सकते हैं। तो ये चैप्टर होने वाला अमाइंस के बारे में। बेसिकली अमाइन चैप्टर में हम लोग तीनों बातों को पढ़ते हैं, जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी थोड़ा बहुत अमाइंस के बारे में भी, थोड़ा बहुत साइनाइड के बारे में भी, और थोड़ा बहुत डाइजोनियम कंपाउंड के बारे में। तो जानेंगे अमाइंस के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें अमाइन होता क्या है, तो हमारे पास तीन टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़े जाते हैं बेसिकली। अगर कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं अमाइंस। अगर कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं इमाइन। और इसी इमाइन में अगर नाइट्रोजन में बच्चों कार्बन चेन लगी हुई है, कोई कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इनको हम शिफ्ट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्ट बेस कहते हैं। और अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको कहा जाता है साइनाइड। तो ये हमारे पास तीन टाइप के नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप पढ़े जाते हैं कार्बन के साथ। इसके अलावा डाइजोनियम, जहां पे अजोनियम, या फिर नाइट्रो ग्रुप, और भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप पढ़े जाते हैं, बट ये तीन तो प्राइमरी है। अमाइन का क्लासिफिकेशन किया गया नाइट्रोजन की डिग्री पे। अगर हमारे पास नाइट्रोजन ऐसा है जिसके पास एक कार्बन चेन है, तो ऐसे अमाइंस को बच्चों कहा गया प्राइमरी अमाइन। तो अमाइन का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर? नाइट्रोजन की डिग्री पे। तो अगर नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है दैट इज सेकेंडरी अमाइन, और अगर नाइट्रोजन पे तीन हाइड्रोजन की जगह तीनों लग गए कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन। इसी तरह अगर नाइट्रोजन पे चार ग्रुप लग के अमोनियम सॉल्ट बना है तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो इन शॉर्ट, नाइट्रोजन की डिग्री, यानी नाइट्रोजन से कितनी कार्बन चेन अटैच है, ये डिग्री डिसाइड करता है अमाइन का क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के अमाइंस हैं। इसी तरह शिफ्ट बेस क्या होता है? अगर इमाइन पे नाइट्रोजन के साथ आर लगा है तो दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट बेस। इमाइन कैसे बना सकते हो? तो बच्चों, इमाइन बनाने का एक ही तरीका तुम्हें पढ़ना है, याद है? एल्डिहाइड कीटोन पे अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन पे अमोनिया ऐड कराओगे तो इमाइन बनेगा, और अगर प्राइमरी अमाइन ऐड कराओगे तो शिफ्ट बेस बनेंगे। तो ये तो बात हुई अमाइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में अमाइन से नहीं आता, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, कुछ गिनी चुनी रिएक्शन है जो बार बार आती है। तो चलो बात कर लेते हैं अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि अमाइन भैया बनाया कैसे जाएगा। यूजुअली ज्यादातर मेथड प्राइमरी अमाइन के हैं, बट फिलहाल हम इसको इस तरह से दिखा लेते हैं ताकि तीनों अमाइन कवर हो जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
ठीक है, कैसे बनाया जाएगा अमाइंस को। तो देखो जो पहला तरीका है वो क्या होने वाला है। पहले तरीके में मान लो मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से। याद है ना, अमोनिया बार बार अटैक करता था, इसको बोलते हैं हाफ अमोनोलाइसिस। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। दूसरा तरीका, अगर एक अल्काइल हैलाइड है, उस पे हमने अटैक कराया थैलामाइड का, थैलामाइड जो थैलिक एसिड का साइक्लिक अमाइड है, थैलामाइड का अटैक कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एंड आफ्टर दिस अटैक अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते तो भी हमें अमाइन मिलता है। और ये मेथड स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइन बनाने का होता है, जिसको हम बोलते हैं गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। यहां पे एक बात ध्यान रखने की, इन दोनों केस में नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर और नाइट्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल आरएक्स पे अटैक करता है, यानी दोनों रिएक्शन एसएन रिएक्शन है। कोशिश की जाती है कि एसएन रिएक्शन SN2 रहे। अगर ये SN1 की डायरेक्शन में गई तो यहां पे हमारे पास अमाइन के साथ साथ एलिमिनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि बेस भी है, और एलिमिनेशन हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट भी दे सकता है। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि इन दोनों केस में आर फिनाइल नहीं हो सकता है, यानी इन दोनों मेथड से तुम सिर्फ एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो। इन दोनों मेथड से एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन के डेरिवेटिव नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर तुमने आर को एलिफेटिक ले लिया, आर को एरोमेटिक ले लिया, तो आर और एक्स के बीच में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है उस ग्रुप को हटाने में। तो ये आसानी से एसएन रिएक्शन नहीं दे। गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनाता है, जबकि हॉफमैन अमोनोलाइसिस से हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहीं पे आती है, अगर हमारे पास है एसिड अमाइड। क्या है? एसिड अमाइड। इसकी रिएक्शन करा दें Br2 प्लस बेस, Br2 प्लस बेस से, इसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इस रिएक्शन में भी ब्रोमामाइड बनता है पहले, और ब्रोमामाइड के डिग्रेडेशन के बाद एक कार्बन कम होके डायरेक्टली बन जाता है, ये कार्बन हटेगा और एक कार्बन कम होके डायरेक्टली क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। यानी ये मेथड भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकता है। बहुत डायरेक्ट तरीका है। सी डबल बॉन्डों को हटा दो, को हटा दो, जो बचा उसको जोड़ दो, मिल गया तुम्हें अमाइन। तो ये भी बहुत काम की एक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें और क्या बातें पूछ ली जाती हैं? कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है इंटरमीडिएट, कभी कभी बच्चों इसमें पूछ लिया जाता है इंटरमीडिएट। तो यहां पे जो मेन इंटरमीडिएट है वो कहलाता है नाइट्रीन। मेन इंटरमीडिएट कहलाता है नाइट्रीन। जैसे कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसे कार्बीन कहते हैं, वैसे नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कहा जाता है नाइट्रीन। इंटरमीडिएट नाइट्रीन है, और ये बाद में रीअरेंज होके एल्काइल आइसोसाइनेट बना, एल्काइल आइसोसाइनेट बना देते। तो ये दोनों इस रिएक्शन के मेन इंटरमीडिएट माने। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड गैब्रियल थैलामाइड दोनों बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर अगली रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास हो सकता है एल्काइल साइनाइड, हमारे पास हो सकता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, हमारे पास हो सकता है एल्काइल नाइट्रो, नाइट्रो एल्केन, या इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का रिडक्शन करा देते हैं। किससे? कभी कभी LiAlH4 से करा सकते हैं, मेटल और HCl किसी भी चीज से रिडक्शन का एक प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट से, तो ये भी रिड्यूस होकर हमें अमाइन देते हैं। ये वाला ध्यान रखना, ये वाला हमेशा 2 डिग्री अमाइंस ही बना पाएगा। क्यों? क्योंकि N के साथ कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन जब हाइड्रोलाइज करेगा तो यहां पे CH3 आएगा ही आएगा। तो 2 डिग्री में भी एक तरफ मिथाइल लगना कंपल्सरी।
और एक बहुत काम की रिएक्शन, अगर अल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस करा दें, ये वाला कार्बन हमेशा अलग होता है फॉर्मिक एसिड की तरह और बचा हुआ कन्वर्ट हो जाता है RNH2। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड भी हमें प्राइमरी अमाइन देता है। तो देख सकते हो सेकेंडरी और टर्शरी बनाने के कम मेथड पढ़े जाते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी यूजुअली हाफमैन अमोनोलाइसिस से बनाते हैं, जिसमें बार बार अल्काइल हैलाइड पे अटैक होता रहता है नाइट्रोजन कंपाउंड का। एक एक करके हाइड्रोजन जाते रहेंगे और एक एक करके R चेन बढ़ती जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है अमोनोलाइसिस से जब हम अमाइन बना रहे हैं तो उसको सेपरेट कर पाना। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मेथड ऑफ सेपरेशन की, या उससे पहले अगर हम बात कर लें थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, नाइट्रोजन चाहे अमाइन का हो चाहे अमोनिया का हो, नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर रखता है तो इसकी दो ही रिएक्शन है। या तो ये एज अ लुविस बेस की तरह काम करेगा, या ये एज न्यूक्लियोफाइल काम। इसमें भी अगर बात करूं तो जो R ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, राइट। R ग्रुप बच्चों प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लस आई, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। R ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका न्यूक्लियोफिलिक या लुविस बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो हमें रिएक्शन मिलेंगी वो भी बढ़ के मिलेंगी। देखो कौन कौन सी रिएक्शन। मान लो मेरे पास प्राइमरी अमाइन है। क्या है? प्राइमरी अमाइन। इसकी रिएक्शन मैंने कहा RX से, वही हाफमैन अमोनोलाइसिस हमला करेगा, सेकेंडरी बना देगा। सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड से हमला करेगा, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल टर्शरी बना देगा। टर्शरी की रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड से फिर से हमला करेगा, सेम या डिफरेंट जैसा भी लिया है, और बना लेगा क्वाटरनरी अमोनियम। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस बिकॉज इस पे बार बार अमोनिया अटैक कर रहा है, या इसको हम अमाइन का एल्काइलेशन कहते हैं कि अमाइन पे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, अमाइन पे अल्काइल ग्रुप बढ़ाया जा रहा है। दूसरी क्या रिएक्शन हुई? कोई भी अमाइन है, इसकी रिएक्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से। हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन सबसे वीक लीविंग ग्रुप है, याद है रिएक्टिविटी में। तो सारे के सारे अमाइन अटैक करके फाइनली इस ग्रुप को हटा देंगे और हमें एसिटाइलेशन होते हुए दिख जाए। So this is called as acetylation of amine. This is called as acetylation of amine, जो तरीका है एसिड अमाइड डेरिवेटिव बनाने का। एसिड अमाइड डेरिवेटिव बहुत काम का है। और ऐसे ही सेम ऐसे ही अगर हमने सल्फोनिक एसिड के डेरिवेट ले लिए, सेम काम होगा, ये हमला करेगा, जी निकल जाएगा। जैसे मैं तुम्हें प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन दिखा रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन भी रिएक्शन करेंगे। लेकिन हर बार जब भी नाइट्रोजन को हमला करना, उसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए H निकालना पड़ता है। देखो यहाँ पे H था नहीं तो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमला करने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर थे वो चले गए, और लोन पेयर अगर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन है तो उस H को हटा के पॉजिटिव चार्ज कम कर सकता है, बट अगर हाइड्रोजन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो कई सारी जगह टर्शरी अमाइंस रिएक्शन नहीं कर पाते। यहां भी देखो टर्शरी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है जिससे पॉजिटिव खत्म कर सके, हाइड्रोजन नहीं है जिससे पॉजिटिव को खत्म कर सके। अगर फोर्थ रिएक्शन को समझा जाए, दैट इज ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। ये दोनों रिएक्शन 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों दिखा सकते। तो इसमें क्या है, अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन बच्चों कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से, जहां पे कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है अल्काइल आइसोसाइनाइड में। किसमें कन्वर्ट करता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड में।
एंड दिस हैज वेरी बैड स्मेल, बहुत बेकार सी स्मेल आती है, बेहोश हो जाओगे सूंघ के। तो कहोगे सर केमिस्ट्री में क्या ही प्रैक्टिकल करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो ये अमाइन की कुछ मेजर रिएक्शंस हैं जो हमें समझनी होती हैं। ध्यान बस इतना रखना कि जहां भी अमाइन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो अगर मैं जनरल अटैक दिखाऊं तो नाइट्रोजन किसी ऐसी जगह पर अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो भी काम होना है वो होगा। नाइट्रोजन अटैक करेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। यूजुअली इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये अपने एक हाइड्रोजन को हटा देता है, एक हाइड्रोजन को कम कर देता है, तो जितने भी हाइड्रोजन यहां पे होंगे उससे कम हो जाएगा। एंड दैट्स वाई जब भी बच्चों हमारे पास अमाइन होते हैं वहां पे टर्शियरी अमाइन रिएक्शन से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे हम लेते हैं NaNO2 और H, क्या लेते हैं? NaNO2 और HCl, ये दोनों मिलके देते हैं नाइट्रस एसिड। मिलके क्या देते हैं? नाइट्रस एसिड। तो देखो अगर प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड के साथ बना लेगा डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, राइट? तो ये बना लेगा डाइएजोनियम सॉल्ट जो अनस्टेबल है अगर यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यानी अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये एलिफेटिक है तो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से सीधे ये वाटर पे ले लेगा और वाटर लेके सीधे बना लेगा एल्कोहल। तो प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस एल्कोहल। प्राइमरी अमाइन की एक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ होती है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अगर सेकेंडरी अमाइन है, इसके पास दो हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा दिया। सेकेंडरी अमाइन अगर है तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर हटा देता है और N पे नाइट्रोसो लग जाता है, वैसे N नाइट्रोसो अमाइन कहा जाता है। NO ग्रुप इज नाइट्रोसो ग्रुप। टर्शियरी अमाइन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी अमाइन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ कोई भी सिग्नेचर रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो ये एक तरीका हो जाता है अमाइंस को डिफरेंशिएट करने का, ये एक तरीका हो जाता है अमाइन को डिफरेंशिएट करने का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों प्रकार के अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ अलग रिएक्शन देते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ अलग रिएक्शन देते हैं। अब अगर बच्चों बात करें अमाइन के सेपरेशन के बारे में, तो अमाइन का सेपरेशन उसकी जो सल्फोनामाइड बना था उसी पे बेस्ड है। यहां पे हम यूज करते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेटर होगा अगर मिथाइल की डेरी पैरा पे मिथाइल लगा दें, अदरवाइज बिना मिथाइल भी चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हिल्सबर्ग रिएजेंट विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन को समझने के लिए पहले एक बार इस रिएक्शन को वापस से देख लो। जहां पे जो हमें कंपाउंड मिला है, सॉरी ये C डबल बॉन्ड O नहीं होगा, ये होगा S डबल बॉन्ड O। एक बार इस रिएक्शन को वापस देख लो जिसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं? सल्फोनामाइड। क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है कि जो सल्फोनिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो नाइट्रोजन उनको हटा के ऐसा सल्फोनामाइड सा बनाएगा। देखो देखो देखो, समझो इधर। जैसे ये रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं तीनों अमाइन के मिक्सचर के साथ, तो बेसिकली यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन होने की वजह से इन तीनों को सेपरेट कर पा रहे हैं। कैसे? अगर प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करेगा, उसके पास हाइड्रोजन है तो वो अटैक कर देगा। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करेगा, उसके पास भी हाइड्रोजन है वो भी अटैक कर देगा।
जबकि टर्शरी अमाइन अगर अटैक करना चाहे, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अटैक तो कर देगा लेकिन पॉजिटिव को भगा नहीं पाएगा। तो पॉजिटिव खत्म रखने के लिए ये अटैक नहीं। प्राइमरी अटैक करके देखो क्या बनाएगा। Cl को भगाएगा, उसकी जगह लगा देगा NHR, विच इज प्रेसिपिटेटेड आउट। ये भी Cl को हटाएगा और Cl की जगह लगा देगा N से H हट जाएगा, NN डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, N एल्काइल सल्फोनामाइड। ये भी रेसिड्यू बना लेगा बट ये मिक्सचर में ही डिसॉल्व रह जाएगा। तो देखो पहले तो हमारे पास मिक्सचर से क्या अलग हो गया, मिक्सचर से टर्शियरी अमाइन अलग हो गया, सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन अलग कंपाउंड बना के अलग हो गए। अब ये वाला जो हाइड्रोजन बचा है दैट इज एसिडिक। तो जो भी सॉलिड मिक्सचर मिला, एसिडिक क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेट करेगा, हाईली एसिडिक। तो जो भी सॉलिड मिक्सचर मिला उसकी रिएक्शन करा देंगे बेस के साथ। तो पहले हमने सॉलिड और सोल्यूशन को अलग किया तो टर्शियरी अलग हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी बचे। बेस में एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से प्राइमरी वाला डिसॉल्व हो जाएगा, तो प्राइमरी वाला सोल्यूशन में चला जाएगा। बट इसके पास सेकेंडरी वाले के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और कोई एसिडिक हाइड्रोजन अगर नहीं है तो ये एज इट इज बेस में इनसॉल्युबल रह जाए, एज इट इज बेस में इनसॉल्युबल रह जाए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अब ये रेसिड्यू में रह गया, ये सोल्यूशन में चला गया, फिल्टर करके रेसिड्यू सोल्यूशन को अलग कर लिया, और जितने भी एसिड डेरिवेटिव उनको हाइड्रोलाइज करो तो वापस अमाइन वापस आ जाएगा। तो इस कंपाउंड की अलग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्राइमरी मिल जाएगा, यहाँ के कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेकेंडरी मिल जाएगा, और टर्शियरी वाले तो रिएक्शन ही नहीं, वो तो एज इट इज मिल जाएगा। तो हिल्सबर्ग मेथड छोटा सा मेथड है अमाइन को सेपरेट करने का, अमाइंस को अलग करने का। समझ पाए? फिर अगर बात करें अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो अमाइंस या किसी भी नाइट्रोजन डेरिवेटिव में बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कुछ बातों पे। पहली बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो वो फेवरेबल है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जैसे टर्शियरी में 3 प्लस आई लगे तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए ताकि वो इजीली दे सके, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस साइनाइड्स have less basic strength as compared to imine. Imine have less basic strength as compared to amines. क्यों? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन sp है, यहां पे नाइट्रोजन sp2 है, और यहां पे नाइट्रोजन sp3। sp नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर s कैरेक्टर, राइट? sp नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर s कैरेक्टर। एंड अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लालची एटम, तो क्या लालची एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं दे पाएगा। तीसरी बात अगर करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए तो एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए तो डेंसिटी कम हो गई। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का पार्ट है उसको, जैसे जो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, सीधी सी बात है ना, देने से पहले 2-4 लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। खुद का सामान है उठा के दे दिया, किसी से मांगा हुआ सामान है तो देने से पहले सोचना पड़ेगा। तो वही नाइट्रोजन के साथ है, अगर इलेक्ट्रॉन खुद का है तो आसानी से देगा, ज्यादा बेसिक, खुद का नहीं है तो मुश्किल से देगा। और चौथी बात देखी जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड विच इज बाय एच बॉन्डिंग। तो जिस अमाइन के पास ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड के पास ज्यादा एच है, वो ज्यादा एच बॉन्ड बनाएगा, वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो प्लस आई इफेक्ट कहता है कि भाई 3 डिग्री ज्यादा हो, एच बॉन्डिंग कहती है कि 1 डिग्री ज्यादा हो। तो जो ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती है वो ध्यान रखना है। इन जनरल 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 1 और 3 डिग्री अमाइंस। 1 और 3 में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, चेंज होता रहता है, बट दीज आर मोर बेसिक देन अमोनिया। यूजुअली अल्काइल अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं एराइल अमाइंस।
यूजुअली अल्काइल अमाइंस ज्यादा बेसिक होंगे एराइल अमाइन से। क्यों? क्योंकि अल्काइल अमाइंस में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। अल्काइल अमाइंस में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, जबकि एनिलीन जैसे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है। ये अमाइन की अगर बात करें तो ये वाला नाइट्रोजन हाईली बेसिक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि ये वाला नाइट्रोजन हाईली बेसिक है। क्यों है? देखो ध्यान से देखो, अगर इस नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो बेसिक होंगे नहीं ज्यादा। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो अगेन से ही पाई बॉन्ड इधर जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से बढ़ा देगा। तो डीलोकलाइजेशन इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ तो घटा रहा है, लेकिन वही डीलोकलाइजेशन इस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की बेसिसिटी बढ़ा रहा है। जबकि अभी तक हमने क्या सुना था कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यूजुअली कम बेसिक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाला यूजुअली कम बेसिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम गए। बट यहां पे डीलोकलाइजेशन ही एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बेसिसिटी को बढ़ा देता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि डीलोकलाइजेशन अगर किसी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो उस नाइट्रोजन की बेसिसिटी बढ़ भी सकती है। बट जनरली बोला जाए तो डीलोकलाइजेशन बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। डीलोकलाइजेशन बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। थोड़ी बहुत बात करेंगे बच्चों एनिलीन के बारे में। अगर मैं तुम्हें एनिलीन के बारे में समझाऊं तो फिनॉल की तरह एनिलीन भी फिनॉल से ज्यादा प्लस एम दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो इसके लोन पेयर जब डीलोकलाइज होंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो फिनॉल की तरह एनिलीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। ज्यादातर रिएक्शन वही कॉमन बेंजीन वाली रिएक्शन, लाइक अगर तुम ब्रोमिनेशन करते हो पोलर सॉल्वेंट में तो फिनॉल की तरह बच्चों यहां भी हमें एक साथ पॉली सब्स्टिट्यूशन होते हुए दिखेगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा। तो फिनोलिक ओएच मतलब फिनॉल की तरह एनिलीन भी की बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। अगर तुम इसका लेट्स से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना चाहो, ध्यान दो यहां पे लोन पेयर तो है, नाइट्रोजन पहले अटैक कर देगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है, बल्कि एसिटाइलेशन हो जाता है। जैसे एसिड अमाइड बन रहा था, अब फिनोलिक एसिड अमाइड बन जाए, फिनोलिक एसिड अमाइड बन जाएंगे। अब क्योंकि इसका लोन पेयर दोनों तरफ फंस गया है मझधार में, इधर भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहा। तो अब अगर तुम इसका मोनोब्रोमिनेशन करना चाहो तो हो सकता है, यानी कि अगर हम एनिलीन पे सिंगल सब्स्टिट्यूशन चाहें तो पहले हम उसकी एक्टिविटी को घटाएंगे उसका एसिटाइलेशन करके। अब अगर ब्रोमिनेशन कर देते हैं तो हमें ऑर्थो एंड पैरा पे मोनोब्रोमिनेशन दिखेगा। और अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रहनी चाहिए, हमेशा एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलाइसिस में ये टूटेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, इधर H अलग, तो फिनॉल सॉरी एनिलीन अलग हो जाएगा, एनिलीन अलग हो जाएगा। तो अगर तुम्हें एनिलीन का मोनोब्रोमिनेशन, मोनोनाइट्रेशन या कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, बेटर है कि पहले हम उसका एसिटाइलेशन कर लें, और एसिटाइलेशन करके उसकी रिएक्टिविटी को घटा दें। तो दिस इज कॉल्ड एज डीएक्टिवेशन ऑफ एनिलीन और डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनिलीन। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझना ध्यान से, अगर तुम इसका सल्फोनेशन करो तो देखो कायदे से सल्फोनेशन में क्या होना था, सल्फोनिक ग्रुप लगना था, राइट, बेंजीन का सल्फोनेशन।
बट भूलना नहीं कि एनिलीन बेसिक भी है। अगर कोई भी रिएक्शन तुम एसिडिक मीडियम में कर रहे हो तो गड़बड़ है। एनिलीन बेसिक है तो पहले ये अपना एनिलीनियम आयन बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन कर जाए। क्या कर जाएगा बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि भूलना नहीं हमें कि एनिलीन बेसिक भी है। यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होने का मतलब सॉल्ट बनेगा। बट अगर हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये ग्रुप डिस्प्लेस होता है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो, हाई टेम्परेचर पे पैरासल्फोनिक एसिड बनाता है। पैरासल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव बनाता है जिसको हम सल्फिनिलिक एसिड बोलते हैं। एनिलीन के साथ सल्फोनिक है तो सल्फिनिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये बन जाता है। अब इसके बारे में और बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर एनिलीन का किया जाए नाइट्रेशन, तो देखो नाइट्रेशन में भी एक्सपेक्टेड क्या है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप। अगर ऑर्थो पैरा डाइटिक है तो ऑर्थो पैरा लगना चाहिए। जैसे फिनॉल का किया था तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया था, पिक्रिक एसिड। नॉर्मल बेंजीन का करते थे तो नाइट्रेशन बन जाता था। बट यहां वही सेम रीजन कि ये एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में एनिलीन पहले क्या बनाएगा? पहले तो बनाएगा अपना सॉल्ट। अब जैसे ही सॉल्ट बना, नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया H पॉजिटिव के पास, तो अब तो ऑप्शन ही नहीं है ना इसके पास लोन पेयर देने का। अब तो इसके पास प्लस M बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचा माइनस आई। वो भी बहुत तगड़ा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, समझ रहे हो ना कि नाइट्रोजन हलबा गया होगा। अब वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले ले, तो यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव डालेगा। इंडक्टिव काम करता है डिस्टेंस के साथ। सबसे कम पॉजिटिव कहां डालेगा? पहला पे। तो माइनस आई की वजह से अब डायरेक्शन रह गई। अब डिस्टेंस की बात आ गई। जो दूर की पोजीशन है उस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा पैरा। तो इसका नॉर्मल आयोनाइजेशन करा देंगे, सबसे ज्यादा बनता है पैरा। पैरा के बाद बनता है मेटा, और सबसे कम बनता है ऑर्थो। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चों एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जाए तो ऑर्थो पैरा एक्सपेक्टेड था, मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है? मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है और मेटा प्रोडक्ट ऑर्थो से ज्यादा क्यों बनता है? ये लगभग 50% से ऊपर, ये लगभग 48% के आसपास, ये लगभग 2% के आसपास। तो मेटा प्रोडक्ट सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि अब जो एनिलीनियम आयन बना है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ एनिलीन, इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। तो अब जो एनिलीनियम आयन बना है वो एनिलीनियम आयन ना ही प्लस एम दिखाएगा ना ही माइनस एम दिखाएगा, वो दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट माइनस आई इफेक्ट वो हमारे पास पैरा फिर मेटा फिर ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा पे सबसे कम पॉजिटिव है तो नाइट्रेशन में आता है NO2 प्लस। तो नाइट्रो ग्रुप उधर जाना चाहेगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? कम हो। अगली बात समझो। अब या इधर वापस से ध्यान दो। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटी भी है और एसिडिक फंक्शनैलिटी। और एसिड बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट। एसिड बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो अगर ये आपस में ही रिएक्ट करके, एसिड बेस आपस में ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना ले, एसिड H प्लस दे दे और बेस H प्लस ले, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अमाइनो एसिड, उसमें भी अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो ऐसा कोई भी एसिड जिसमें अमाइन या बेस और एसिड दोनों टाइप की फंक्शनैलिटी हो, वो इंट्रा न्यूट्रलाइजेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बाहर से कुछ देना ही नहीं पड़ा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन करके एक बाइपोलर फॉर्म में जाता है। बाइपोलर मतलब इसमें पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दोनों टाइप की फंक्शनैलिटी, एसिड एंड बेस, वो एक बाइपोलर फॉर्म बना सकते हैं, और ऐसी बाइपोलर फॉर्म्स को कहा जाता है ज्विटर आयन। ऐसी बाइपोलर फॉर्म को कहा जाता है ज्विटर आयन।
So what is the Zwitter ion? Zwitter ion is a bipolar form which is having positive as well as negative polarity. ये पॉजिटिव की वजह से कैथोड की तरफ भी जा सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, और नेगेटिव की वजह से एनोड की तरफ भी जा सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी. तो दिस बाइपोलर फॉर्म इज कॉल्ड एज Zwitter ion. और एक बहुत खास रिएक्शन, नाइट्रस एसिड सबके साथ अलग अलग रिएक्शन करता है. नाइट्रस एसिड सबके साथ अलग अलग, प्राइमरी अमाइन के साथ अलग, सेकेंडरी के साथ अलग, टर्शरी के साथ अलग, और एरोमेटिक के साथ अलग. एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन है, वो कॉन्जुगेशन इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देता है, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देता है. बट अगर तुमने गर्म किया, याद है बार बार मैंने बोला है कि डाइजोनियम सॉल्ट का मेन पर्पस है बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगाने का. तो अगर तुमने इसको गर्म किया और कोई न्यूक्लियोफाइल दिया तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल. बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल. तो दिस इज कॉल्ड एज, अगर हमने याद होगा कॉपर लिया था तो सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन, पारशिमान रिएक्शन. अगर वाटर ले ले तो फिनॉल, सिर्फ H माइनस ले ले तो बेंजीन. तो डाइजोनियम सॉल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ऐसे तो हम बेंजीन पे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल को मना कर देता है, पर डाइजोनियम बना के हम बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं. डाइजोनियम बना के हम बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें फिनॉल के साथ, क्योंकि फिनॉल खुद बहुत एक्टिवेटेड है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी, लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, तो ये पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है. फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है. ऐसे ही अगर हम इस डाइजोनियम की रिएक्शन करा दें एनिलीन के साथ, एनिलीन भी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है. ऑर्थो पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो वैसे ही एनिलीन की भी पैरा पोजीशन पे डाइजोनियम जाके जुड़ जाएगा. एनिलीन से इलेक्ट्रॉन लेके और इन कंपाउंड को कहा जाता है अजोडाई. अजो मींस कंपाउंड्स व्हिच हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. डाइजोनियम जहां पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं तो इन फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अजो कंपाउंड. दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक कलर. लाइक फिनॉल के साथ जो डाई है वो ऑरेंज कलर की होती है, और जो एनिलीन के साथ डाई है वो येलो कलर की होती है. So they have specific color as well. They have specific color as well. और इन रिएक्शंस को कहा जाता है डाइएजोनियम कपलिंग. डाइएजोनियम कपलिंग. तो बच्चों देखो, वैसे तो इस चैप्टर में और भी थोड़ी बहुत एक दो लाइनें तुम्हें दिखेंगी, बट इस चैप्टर में इन रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं है. बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में. हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड, ये रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है. अदरवाइज इस चैप्टर में अमाइंस, एनिलीन और डाइएजोनियम में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझ के रखनी है. आओ अब थोड़े क्वेश्चन देखे जाएं और क्वेश्चन से बातों को समझने की कोशिश की जाए. एसिटामाइड को मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना, समझना ध्यान से कि तुम्हारे पास क्या है, एसिटामाइड, और इस एसिटामाइड को कन्वर्ट करना है मीथेन अमाइन. देखो वैसे तो एसिटामाइड का रिडक्शन करके भी अमाइन बना सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हें एक कार्बन कम करना है तो दैट इज गोइंग टू बी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. ये डिग्रेडेशन करता है, पहले बनाता है अल्काइल आइसोसाइनेट जिसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और यहां से टूट जाता है. देख रहे हो, जो एक कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में निकल रहा है, एंड दैट्स व्हाई हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हमें एक कार्बन कम होके मिलता है. बच्चों कितना? एक कार्बन कम होके मिलता है. तो एसिटामाइड को अगर मीथेनामाइन में बदलना है, सो द प्रॉपर रिएक्शन इज हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. स्टीफंस रिएक्शन क्या था? याद करो, साइनाइड का रिडक्शन टिन और HCl के साथ.
इमाइन में सेलेक्टिव रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन इमाइन में, और इमाइन की हाइड्रोलाइसिस से बनाया था एल्डिहाइड कीटोन। तो दिस इज अवर स्टीफन्स रिडक्शन। गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड की मदद से प्राइमरी अमाइन, कार्बिल अमाइन प्राइमरी अमाइन से आइसोसाइनाइड। ये तो अभी पढ़े इस चैप्टर में, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? एनिलीन को नहीं बना सकते, बेंजामाइड का डिग्रेडेशन बना देगा। हाफमैन ब्रोमामाइड एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनाता है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बना देगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बना देगा, लेकिन ये वाला नहीं बना। कौन सी रिएक्शन है ये? गैब्रियल थैलामाइड। प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से समझना, ध्यान देना इधर। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो ये होता है थैलामाइड। बेस लेते हैं, क्या लेते हैं? बेस। थैलामाइड के पास एन का नेगेटिव कॉन्जुगेट कर सकता है ऊपर नीचे, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिड अमाइड के नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन, ये बन गया सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। देन अगर इसकी रिएक्शन मैंने करा दी फिनोलिक हैलाइड से, अभी तो अगर मुझे एनिलीन बनाना तो फिनोलिक हैलाइड लेना होगा नहीं लेना होगा? यहां पे गड़बड़ हो गई, ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिनोलिक या एराइल हैलाइड्स एलिमिनेशन नहीं देते हैं, एराइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल नहीं देते, एंड दैट्स व्हाई गैब्रियल थैलामाइड से हम सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। गैब्रियल थैलामाइड से हम सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और कोई भी अमाइन नहीं बना सकते, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं, और एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं। चलो इस रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो देखो, जब भी तुम्हें ब्रोमीन और एनएच देखे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जाम में लिखा तो नहीं होगा ना कि अमाइन चैप्टर से आया है, तो जब भी ब्रोमीन और एनएच दिखे समझ जाओ हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होने वाला है। समझते हैं SOCl2 पहले क्या करता है, इधर की डायरेक्शन हम बढ़ जाते हैं। SOCl2 याद है डाल्टन्स वाला रिएजेंट है, जहां भी OH होता है उसको हटा के क्लोरीन लगाता है, मेटा पे ब्रोमीन लगता है। देन अमोनिया, अमोनिया इज अ बेटर अटैकिंग रिएजेंट, तो अमोनिया अटैक करके हेलोजन को हटा देगा। हेलोजन एसिड के डेरिवेटिव में सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, और अमोनिया सबसे बढ़िया अटैकिंग ग्रुप है। देन एसिड अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस बेस के साथ, मेटाब्रोमो एनिलीन, मेटाब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। समझ सकते हो कैसे हम एक दो चैप्टर की रिएक्शन को मिला के यूज करते हैं। हो सकता है तुम्हें सारी रिएक्शन ना याद हो, लेकिन जैसे ये भी याद है तो कम से कम इससे इतना पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं NH2 ग्रुप आने वाला है, एनिलीन ग्रुप आने वाला है, वो भी एसिड की तरफ से। तो ऑप्शन सी बचता है। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिएक्शन से आइडिया लगता है। इनमें से एसिटामाइड की रिएक्शन, वही पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। एसिटामाइड से मिथाइल अमाइन, NaOH NaOH इसका रिडक्शन सेकेंडरी अमाइन देगा। याद करो, आइसोसाइनाइड जो है, अगर मैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करता हूं तो क्योंकि उनके पास एक कार्बन इधर लगा है जो कभी भी अलग नहीं होता है रिडक्शन में, तो एक तरफ मिथाइल आएगा ही आएगा, दूसरी तरफ कार्बन चाहिए। तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हमेशा सेकेंडरी अमाइड देता है, सेकेंडरी अमाइड। बिल्कुल वही रिएक्शन SOCl2 है तो CH3 CH2Cl, 3 कार्बन का है तो हमें फाइनली 2 कार्बन का अमीन मिलने वाला है, 2 कार्बन का अमीन मिलने वाला है। कौन सी रिएक्शन है ये एंड वाली? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। समझ पाए? चलो, इनमें से कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देगा? तो कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या होता है? प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ऑफ बेस के साथ, क्लोरोफॉर्म ऑफ बेस के साथ, जिसमें मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। जो बताया था इसकी स्मेल ऐसी होगी जैसे कभी कभी
तुम किसी से बात करो, सामने वाला बेहोश होता है ना जिस वजह से, वही स्मेल होती है। किसी से बात करते करते अगर तुम सामने वाले को बेहोश कर सकते हो, बहुत होनहार हो तुम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एनिलीन जो प्राइमरी अमाइन है वो ये टच ले सकते। तो देख सकते हो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक है। बाकी अगर चाहो तो कुछ बेसिक ऑर्डर याद रख सकते हो मिथाइल इथाइल अमाइन के, वरना 2 डिग्री अमाइन 1 और 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक है, ये बात हमें ध्यान रखनी। इसकी अमाइन हिल्सबर्ग के साथ होके अल्कली इनसॉल्युबल। अब इसके हिल्सबर्ग पे आ जाओ, प्राइमरी के पास एसिडिक हाइड्रोजन बचता है, अल्कली सॉल्युबल। टर्शियरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, बचा कौन सा, सेकेंडरी। कौन सा है सेकेंडरी, ये वाला इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। तो हिल्सबर्ग रिएजेंट याद होना चाहिए। हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या करता है वो भी याद होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है अभी, एनिलीन का नाइट्रेशन जब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है। मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि एनिलीन पहले एसिडिक मीडियम में अपना कॉन्जुगेट बना लेता है। एसिडिक मीडियम में एनिलीन बदल जाता है एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन ना ऑर्थो डायरेक्टिंग बचा, ना मेटा डायरेक्टिंग बचा, ना पैरा डायरेक्टिंग बचा। एनिलीनियम आयन का ध्यान रखना, मीसोमेरिक खत्म ही हो गया। कहीं कहीं तुमने ये सुन लिया होगा कि एनिलीन प्लस एम है और एनिलीनियम माइनस एम बन जाता है, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट मिलता है, वो गलत है। जहां तक मुझे लगता है एनिलीनियम में कोई भी मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं, क्या करेगा। एनिलीनियम के पास ध्यान दो अगर, तो नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड बने हुए, यही तो है एनिलीनियम आयन, जिसमें एनिलीन ने एक और H प्लस ले लिया है। तो ये तो कॉन्जुगेशन कर ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ना ये बाहर ले सकता है ना ये अंदर दे सकता है। तो ना ये प्लस एम दिखा पा रहा है एनिलीन की तरह, ना माइनस एम दिखा पा रहा है। दिखा क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, और उसी वजह से इफेक्ट मिल रहा है, और उसी माइनस आई की वजह से इफेक्ट मिल रहा है। सबसे दूर वाली पोजीशन देखो, मीसोमेरिक इफेक्ट डायरेक्शन देता है, इंडक्टिव सिर्फ डिस्टेंस पे काम करता है, उसे कोई पोजीशन से मतलब नहीं, दूर है बढ़िया है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। बाकी सारा फैक्टर सेम है, तो डोनेटिंग ग्रुप यानी 3 सबसे ज्यादा 2 सबसे कम, ऑप्शन सी आंसर। 3 सबसे ज्यादा 2 सबसे कम। तो डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, देखो बेसिक स्ट्रेंथ में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, जब जीओसी पढ़ते लगता है बेसिक स्ट्रेंथ में कितने क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं कहां से मेंस लेवल के एडवांस लेवल के बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर तुम यही बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन मेंस या एडवांस लेवल का करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें डर लगने लगेगा, बट अगर तुम नीट लेवल का करोगे तो तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ हलवा लगने लगेगा। और हमें नीट का ही तो पेपर सॉल्व करना है अभी, तो नीट के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बेसिक सी बातों पर डिपेंड करती है। ओके, चलो चलो चलो, देखो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। एराइल अमाइन्स आर जनरली मोर बेसिक, नो। एराइल मतलब एरोमेटिक। एराइल अमाइन्स आर जनरली लेस बेसिक, यस। मोर बेसिक, नो। मोर बेसिक, नो। तो लेस बेसिक से ही आंसर सी होना चाहिए। यस, बिकॉज रीजन भी सही है, डीलोकलाइज होते हैं, रीजन भी सही है कि वो डीलोकलाइज है, बट हमें पता है कि जनरली एराइल अमाइन्स बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन से कम बेसिक हो, नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन से कम बेसिक हो। एक कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस हुई जिससे 2 कंपाउंड मिले, ठीक है, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रेट हाइड्रोक्लोराइड, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ 2 ही चीजें रिएक्ट करती हैं, एक अमाइंस करते हैं जो हमने समझा ही है नाइट्रस एसिड के साथ, और एक बेंजीन करता है। बेंजीन की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड से कराओगे तो जैसे नाइट्रिक HNO3 नाइट्रेशन करता है, ये नाइट्रोसेशन करता है। HNO3 नाइट्रो ग्रुप लगाता है, NO2 ये नाइट्रोसो ग्रुप लगाता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ तुम्हें ध्यान रखना है, या तो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करेंगे या बेंजीन करेगा। बेंजीन सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, एलिफेटिक अलग, एरोमेटिक अलग। क्या मिल रहा है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट, यानी अल्कोहल यानी प्राइमरी अमाइन। सेकंड वन टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करता हूं, CH3, CH2, CH2, NH2, और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। शायद मैंने तुम्हें ये बताया था बहुत पहले कि फॉर्मिक एसिड अकेला ऐसा एसिड है जो टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड, और ये वाला अल्कोहल देगा, और अल्कोहल अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देना है नाइट्रस एसिड के साथ, ये अल्कोहल देगा, उसके बीटा पोजीशन पे होना चाहिए मिथाइल, जो नहीं, यानी जो अल्कोहल बनेगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड की भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां से टूट जाएगा, इधर OH लगेगा, इधर H लगेगा, अमाइन और एसिड। बट बातों को कंफर्म करना है, जैसे यहां पे जो अल्कोहल बनेगा 3 कार्बन का अल्कोहल, अल्कोहल के पास बीटा पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए, जो यहां पे नहीं है, तो ये अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यानी हमारा ऑप्शन हो गया पहला आइसोसाइनाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट नहीं है? प्राइमरी अमाइन अल्कोहल देता है, सही बात है। प्राइमरी अमाइन इसके साथ सब्स्टिट्यूशन करता है, सही बात है। सेकेंडरी अमाइन एन नाइट्रोसो देता है, सही बात है। टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा और बेंजीन करेगा। यहां पे टर्शियरी अमाइन तो नहीं करेगा, करेगा कौन? बेंजीन। तो बेंजीन के करने की वजह से नाइट्रोसो ग्रुप लग जाए, ये बनेगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा जीता जागता क्वेश्चन है नाइट्रस एसिड की इंपॉर्टेंस पे, कि नाइट्रस एसिड अमाइंस के साथ अलग तरह से रिएक्शन, प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग, टर्शियरी अलग। सी वाला तो वही सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन का छोटा सा एग्जांपल है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रस एसिड के साथ अल्कोहल देता है, डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन, डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन। गर्म किया क्लोरोफॉर्म के साथ तो आइसोसाइनाइड बनेगा, जो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए, ऑप्शन ए। आइसोप्रोपाइल का मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए। समझ पाए? इसका जब तुम नाइट्रस एसिड लगाओगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल, इसका जब तुम कार्बन अमाइन टेस्ट कराओगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, उसका रिडक्शन कराओगे तो ये मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन के बारे में क्या बातें गलत है? प्राइमरी अमाइन के बारे में क्या बातें गलत हैं? प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस है, अराइल, सही बात। नाइट्रस एसिड के साथ अल्कोहल, सही बात। अराइल अमाइन नाइट्रस एसिड का रिएक्ट करके फिनॉल बनाते नहीं, डाइजोनियम बनाते, डाइजोनियम बनाते हैं। फिनॉल तब बनेगा जब पानी के साथ गर्म करो, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। इनके डाइजोनियम स्टेबलाइज्ड हैं, जबकि इनके डाइजोनियम अनस्टेबल है। इनके डाइजोनियम हमेशा अल्कोहल बना लेंगे, एलिफेटिक के। प्राइमरी वाले में, एरोमेटिक वाले में, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये डाइजोनियम स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर। जब तक तुम इन्हें पानी के साथ गर्म नहीं करोगे, डायरेक्टली फिनॉल नहीं, डायरेक्टली फिनॉल नहीं मिलेगा। तो जो गलत बात है वो है ऑप्शन सी। जो गलत बात है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी। सेकेंडरी अमाइन NaNO2HCl, सेकेंडरी अमाइन और नाइट्रस एसिड, कितनी बार आया है ये नाइट्रस एसिड, कितनी बार आया है? सेकेंडरी अमाइन में N पे लगता है नाइट्रोसो, सेकेंडरी अमाइन में N पे लगता है नाइट्रोसो, प्राइमरी अमाइन में डाइजोनियम बनता है, और अगर सेकेंडरी प्राइमरी दोनों ना हो तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रोसो, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो। तो नाइट्रस एसिड या तो पहले प्राइमरी अमाइन पे हमला करेगा, तुम्हें देगा अल्कोहल, या सेकेंडरी अमाइन पे हमला करेगा, N पे नाइट्रोसो लगेगा, या फिर बेंजीन पे हमला करेगा तो बेंजीन पे नाइट्रोसो, वरना कुछ नहीं कर पाएगा, वरना कुछ नहीं कर पाएगा। रिडक्शन हुआ, क्लोरोफॉर्म रिडक्शन एन मिथाइल एनिलीन। देखो उल्टा सोचते हैं, ये मिल रहा है एन मिथाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन के नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है, एनिलीन के नाइट्रोजन पे क्या लगा? मिथाइल। ये किसके रिडक्शन से मिला हो? तो ये मिला होगा
इस आइसोसाइनाइड के रिडक्शन। ये किसकी कार्बिल अमाइन टेस्ट से बना होगा? ये बना होगा एनिलीन के प्राइमरी अमाइन के कार्बिल अमाइन टेस्ट, राइट? कार्बिल अमाइन टेस्ट से। अब ये बी जो है ये इनमें से किसके रिडक्शन से बनेगा? ये तो खुद बी है, इसका रिडक्शन ये दे देगा। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन एनिलीन देता है, NH2 ग्रुप देता है। टिन और HCl के साथ करा दो एनिलीन मिल जाएगा, टिन और HCl के साथ करा दो एनिलीन मिल जाएगा। डाइजोनियम की रिएक्शन एनिलीन से करा रहे हैं, येलो कलर का डाई मिल रहा है। तो कहां पे डाइजोनियम कपलिंग होती है? पैरा पोजीशन पे। कहां पे डाइजोनियम कपलिंग होती है? पैरा पोजीशन। कहां पे होती है? पैरा पोजीशन। तो अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों, बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये हमला करता है, याद है? डबल बॉन्ड हटता है, कीटोन एल्डिहाइड बनता है। बी हो गया करेक्ट आंसर। फटाफट फटाफट बी हो गया करेक्ट आंसर। मेटा पोजीशन पे OCH। अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दे तो यहीं से नाइट्रोजन अलग हो जाता है। ये बन जाएगा ऑप्शन बी आंसर। तो साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें देते हैं कीटोन। साइनाइड का स्टीफन रिडक्शन करोगे तो मिलेगा एल्डिहाइड। सारी बातें हम कहीं ना कहीं सुन चुके हैं। अब अमाइन के बाद अगर तुम देखोगे तो हम सारी रिएक्शंस कवर कर चुके हैं जो भी नीट में काम आती है, नीट में पूछी जाती है। वैसे तो रिएक्शन बहुत सारी, नेम रिएक्शन ही अनंत है, खत्म नहीं होंगी, लेकिन नीट एग्जाम के लिए हम सारी रिएक्शंस कर चुके हैं। अब बच्चों तुम्हें बस और बस एक बार उन सारी रिएक्शंस को अपना चार्ट बनाना है और उनको रोज देखना है। चार्ट बना के जहां भी पढ़ने बैठते हो वहां चिपका दो, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है नीट एग्जाम आने पे। नर्वसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर रखो। अगर तुमने मेहनत की है, अगर तुम्हें यकीन है कि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, जी जान लगा दो और सिलेक्शन होके रहे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू वेरी मच।